ओके, आज पहला क्लास है आप लोगों का ना, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मे बी कोई भी ब्रांच आपका हो सकता है इन चारों ब्रांचेस में से, जो ग्रुप बी में है, आर्किटेक्चर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। ठीक है, फर्स्ट ईयर में देखो ये कंफ्यूजन आप लोगों में रहता है, जैसे तुम्हारा कंफ्यूजन था इसलिए तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स बोला यहाँ पे। ये कंफ्यूजन आपका इसलिए है कि आपका एडमिशन हुआ है अलग अलग ब्रांचेस में, लेकिन स्टार्टिंग में जिन लोगों ने सेमिनार में अटेंड किया होगा वहाँ भी मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस कॉमन फॉर ऑल है। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो आपको खुद ब खुद भी पता चल गया होगा। ठीक है, और कहीं भी टेक्निकल कोर्सेज में आप बीटेक में भी अगर यहाँ से पास आउट होने के बाद अगर आप बीटेक करना चाहो, बीटेक में आपका एडमिशन होगा, वहाँ भी जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होगा वो कॉमन फॉर ऑल होगा। ऑल ब्रांचेस को सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप सेकंड ईयर में मूव करोगे, यानी जैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, थर्ड सेमेस्टर से आपके ब्रांच का स्पेशलाइजेशन शुरू होगा। ओके, अब होता क्या है कि आपने देखा होगा सेमेस्टर्स 2 है, आपने देखा होगा रूटीन सिलेबस जो आपने डाउनलोड किया होगा। ठीक है, मैंने बताया था साइट, वहाँ से सिलेबस ऑलमोस्ट सबको मिल गया होगा। और एक अच्छी आदत डेवलप कीजिए, सिलेबस को प्रिंट जरूर कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल से बार बार देखना हैंडी नहीं रहता है, मुश्किल होती है। आपके पास सामने सिलेबस प्रिंट आउट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। और कितने लोगों ने अटेंड किया था सेमिनार हॉल में? ऑलमोस्ट सब लोगों ने, है ना? नहीं अटेंड करने वाले भी कोई है? प्लीज रेज योर हैंड्स। क्यों नहीं आ पाएंगे आप लोग? आना चाहिए था ना। और जो पहला इंट्रोडक्शन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ना, जितने भी आपके मन में सवाल है ना, वो दूर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। बाकी लोगों को लगा होगा ऐसा, आप लोग के मन में जितनी भी क्वेरीज थी ऑलमोस्ट ऑल दूर। हाँ, बाकी कुछ तो रहेगा ही। जैसे जैसे आपके क्लासेस चलेंगे, आपके बाकी क्वेश्चंस और आपके बाकी डाउट्स भी जो है ना, उनका समाधान मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे कि आपने देखा होगा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दो सिलेबस आपको मिला होगा। तो नॉर्मली कोई भी देखेगा ना जिसको नहीं पता है, वो यही सोचेगा कि सेमेस्टर 1 में ये पढ़ाई होगी, और आप जब पास आउट करके सेमेस्टर 2 में जाओगे, अगले सेमेस्टर में सेमेस्टर 2 की पढ़ाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिलेबस इसलिए डिजाइन किया जाता है और इस तरह से इसको हम लोग लेके चलते हैं कि हम लोग रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, रिसोर्सेज में बहुत सारा चीज आता है। आगे चल के इंजीनियरिंग में जब रिसोर्सेज आपको पता चलेगा तो 4 ही रिसोर्सेज हम लोग लेके चलते हैं, मेन, मनी, मटेरियल्स एंड मशीन्स, 4M है। ठीक है, चलो सब एडवांस चीजें हैं, धीरे धीरे आप तो अभी 0 लेवल पे हो। अपने आप को हमेशा हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। ठीक है, तो आप लोग 0 लेवल पे हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे सब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो होता क्या है ना कि दोनों सिलेबस को हम लोग साथ में चलाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, जो हमारे यहाँ लेक्चरर्स अवेलेबल हैं, जो हमारे टीचिंग एम्प्लॉय हैं ना, वो भी पूरी तरह उनका यूटिलाइजेशन हो सके। तो बेटर है कि हम लोग दोनों सिलेबस एक साथ चलाएं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कॉमन फॉर ऑल है, तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ सेलेक्टेड ब्रांच को हमने एक ग्रुप में रख दिया, उनको सेमेस्टर 1 को पढ़ाएंगे, और कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेस को हमने ग्रुप बी में रख दिया, उनका एक ही साथ इसी समय सेमेस्टर 2 का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा यही हो भी रहा है। ठीक है, ग्रुप बी में इलेक्ट्रिकल एंड CS, उनका सेमेस्टर 1 का सिलेबस स्टार्ट है, और आपका जो 4 ब्रांचेज हैं इनका जो आपका सेमेस्टर 2 है उसका सिलेबस अभी स्टार्ट हो रहा है। और जैसे ही आप लोग पास आउट होइएगा ये इंटरचेंज हो जाएगा, वो लोग फिर आपका वाला सिलेबस पढ़ेंगे, आप लोग उनका वाला सिलेबस। तो इस तरह करके हम लोग रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। रिसोर्सेज क्या? आपके कॉलेज के जो संसाधन हैं। ठीक है, आपके कॉलेज में जितने क्लासरूम हैं, जितने लैब्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है आपके कॉलेज में, जितने टीचिंग एम्प्लॉइज हैं, जितने लेक्चरर्स हैं, सबका यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रॉपर वे से। ठीक है, ऐसे क्या होता है एक सेमेस्टर, तो इस तरह से हमने डिजाइन किया। होता है कि आपका एक सेमेस्टर चलता है ना, तो बाकी लेक्चरर्स के पास शायद कोई क्लास नहीं होगा, तो ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। और इंजीनियरिंग में भी हम लोग यही करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो चीजें हैं ना उनका मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट अगर हम उठा सके, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग GWB का हिस्सा बनी हो। ठीक है, और जो भी ब्रांचेस हैं आपके, आपको मन से पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में तो कॉमन फॉर ऑल है, इसलिए यहाँ तो आपको अंतर पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग अपने ब्रांच में जाएंगे थोड़ा बहुत अंतर तो पता चलेगा, क्योंकि हर ब्रांच का अलग करिकुलम है, हर ब्रांच का अलग स्कोप है, हर ब्रांच के अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको पता चलेगा। अभी तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा। तो
तो हर ब्रांच अच्छा है, अपने ब्रांच पे भी फोकस अब करना है थर्ड सेमेस्टर से। और इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन। अगर आपका वाकई आपका मन लगने लगेगा ना, तो इंजीनियरिंग इतनी बेहतरीन चीज़ है ना कि इसको एंजॉय करोगे, पढ़ाई का भी बोझ नहीं लगेगा। जिसको भी देखो पढ़ना अच्छा लगता हो ना, पढ़ने की आदत बन गई हो ना, पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगेगा। हाँ, बेमन से करो तो हर चीज़ बोझ है ना, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है इंजीनियरिंग, और इसको एंजॉय कीजिए अपने कैंपस लाइफ को। जितना आपको अच्छा लगेगा ना अपनी पढ़ाई, जितना चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा होगी मन में ना, उतना ही मजा आएगा, ठीक है। और पढ़ना आसान हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। देखो मूवी की चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। और जो नहीं पढ़ना चाहो, वो चाह के 50 बार रट लो तो भी कभी नहीं याद होता है। होता है ना ऐसा सिचुएशन, सबने फेस किया होगा। तो जितना उसमें इंटरेस्ट बढ़ाओ, जितना सीखने की कोशिश करो, इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि चीज़ों को होते हुए अपने सामने देखना, चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स को आपने देखा होगा, ठीक है। सबके मन में होता है जिज्ञासा। भगवान ने ऐसा बनाया है ना कि हमारा हमारा जो माइंड इस तरह से वर्क करता है कि किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा बहुत होती है हमारे में। कोई भी चीज़ें कैसे काम करती है, आपने देखा होगा बच्चे लोगों को, उनके पास जो खिलौना होगा उसको जरूर तोड़ेंगे। बड़े लोगों को लगता है कि बर्बाद कर दिया, लेकिन नहीं, नेचुरली उसका बिल्डअप ऐसा है, भगवान ने ऐसा बनाया है उसे। वो जानना चाहेगा, वो तोड़ना चाहेगा, वो सब कुछ नेचुरल है, अननेचुरल कुछ भी नहीं है उसमें, सब कुछ नेचुरल है। वो चाहेगा ही तोड़ना। कोई भी बच्चा जानना चाहेगा कैसे काम कर रही है चीज़ें। ये जो बच्चे वाली फीलिंग है ना, ये अपने मन में लाना है, चीज़ों को जानना है। अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को हम लोग होते देख रहे हैं ना, सब में इंजीनियरिंग है। इवन आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने, इसमें से बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने 12th किया होगा, ठीक है, 10th के बेसिस पे है, लेकिन बहुत लोगों ने 12th ऑलरेडी कर लिया होगा। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? ओके, ये एक एडेड एडवांटेज है आपके साथ, एडेड बेनिफिट है। जिन लोगों ने 12th किया है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी बनती है, क्योंकि एक बेस बना रहता है। तो ये आपके लिए अच्छा है, अपने आप को लकी फील कीजिए। और बाकी जिन लोगों ने 12th नहीं किया, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ाएंगे ऐसा कि आपको कभी भी कमी नहीं महसूस होगी कि आपने 12th नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर 12th आपने किया है तो एक बैकग्राउंड आपका बना हुआ है, चीज़ों को समझना आसान हो जाता है, चीज़ों के बारे में जानना आसान हो जाता है। ओके, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने 12th किया है, फिजिक्स पढ़ा होगा बहुत लोगों ने। आप लोगों ने ये जरूर समझा होगा कि फिजिक्स है क्या। आपके आसपास जितनी भी चीजें हो रही है ना, जितनी भी चीजें आपके आसपास, सबके पीछे फिजिक्स है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स का द बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन है ना, डॉक्टर एस सी वर्मा सर ने जो बोला है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। प्रकृति और प्रकृति के नियमों को समझना, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक है। प्रकृति और प्रकृति के नियमों को समझना, ये फिजिक्स है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हो रही है ना, सबके पीछे फिजिक्स, सबके पीछे। इवन आप बैठे हो चेयर पे, वहां भी फिजिक्स है। आपका वेट है, आपका जो मास है, आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बैठे हो। कौन सा ग्रेविटेशनल फील्ड? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। आप पे mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। कुर्सी पर आप रेस्ट पे हो। जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सपोज दैट हम लोग फ्री बॉडी, जिन लोगों ने 12th किया होगा, फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता होगा कैसे हम लोग फोर्स को निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे मान लो चेयर पे स्टे कर रहे हो, मैं ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि आप लोग जैसे हैं, सपोज दैट यू आर ए, आप चेयर पे स्टे कर रहे हो, ठीक है। आपका मास m है, डेफिनेटली mg फोर्स डाउनवर्ड, और ये चेयर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड लगा रहा है, और इसी वजह से आप रेस्ट में हो, ठीक है। आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, और अगर हिलडुल नहीं रहे हो तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी, ठीक है। फिजिक्स है, हर चीज के पीछे फिजिक्स है। और इंजीनियरिंग को अच्छे से समझना है ना, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो फिजिक्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ठीक है। फिजिक्स का भी आपका पेपर होगा, फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, और फिजिक्स में आपका जितना अच्छा बेस होगा, उतनी ही अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। गॉट दैट? ठीक है। तो आज आपका पेपर है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमिनार हॉल में जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ इंडक्शन प्रोग्राम, उनको पता होगा, मैंने बताया था कि सिलेबस चेंज हुआ है आप लोगों का। हर 5 साल के बाद सिलेबस का रिवीजन होता है। आपके बैच से भी सिलेबस का रिवीजन हुआ है। पहले भी एक पेपर हुआ करता था ट्रिपल ई, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट पेपर था। बीच में जो ये पिछला 5 साल था जब सिलेबस का रिवीजन हुआ, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के पेपर को, ट्रिपल ई को हटा दिया गया। गलती थी उस समय, पता नहीं जिस वजह से भी हुआ, सिलेबस कमेटी को जो भी लगा हो, लेकिन ये पेपर बहुत जरूरी था, और उसी का नतीजा है कि फिर से जो नया सिलेबस रिवीजन हुआ, उस पेपर को फिर से ला दिया गया, सिर्फ नाम बदल गया। पहले ट्रिपल ई हुआ करता था, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वो पेपर हो गया, ठीक है। तो बीच में जो पिछले 5 साल गुजरे हैं ना, उसमें कोई बेसिक इलेक्ट्रिकल का पेपर नहीं था। अब आपको लगता होगा ना कि ये पेपर को फिर से लाया गया, पहले भी इसकी पढ़ाई होती थी, जाहिर इसका इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना।
तो ये पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। अब ये मत समझना कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चरर हूँ और ये इलेक्ट्रिकल का पेपर है इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं। सोचो, लगता है इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन को और आसान कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में? है ना? देखो तो आजकल सबसे बड़ी जरूरत है जो हमारी है ना, किसी से पूछ लो कि आपके लाइफ में एसेंशियल क्या है, तो चलो सबसे पहले बोलेगा कम से कम सांस लेना तो जरूरी है, खाना तो जरूरी है, उसके बाद आना तो यही जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अभी मॉडर्न लाइफ में ना इतने हद तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि इसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती अब लाइफ की, है ना? अब इसेंशियल तो है ना, ऑक्सीजन लेना तो जरूरी है, खाना खाना तो जरूरी है, लेकिन इसके बाद अगर कुछ देखो तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे ना तो आजकल के समय में हम लोग इतने हद तक उस पर निर्भर हो चुके हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना? गौर करो अपने आसपास, अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ, लाइट कम है, हमने ट्यूब जला लिया, और कम लगेगा और ट्यूब जला देंगे, थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी फैन चला देंगे, ये स्क्रीन चल रहा है, नेट कनेक्टिविटी है, ये मोबाइल वर्क कर रहा है, ये पोडियम वर्क करेगा, ये मेरा ये सिस्टम वर्क करेगा, ये एसी कुछ समय के बाद एसी चलेगा, ठीक है? घर में देखो, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है आपका क्लासरूम, ठीक है? घर में देखो तो आजकल गौर करो तो हर एक घर में, हर एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है ना, कम से कम एक टीवी जरूर होगा, एक वॉशिंग मशीन जरूर होगा, फैंस जरूर होंगे, कूलर जरूर होगा, कहीं एसी जरूर होगा, एटलीस्ट उससे भी इंपॉर्टेंट मोटर तो सबके यहाँ जरूर होगा। पानी तो सबसे जरूरी है, बिना पानी के तो रहना मुश्किल है, तो मोटर भी तो जरूर होगा, ठीक है? आपके मोबाइल सेट्स हैं, रेडियोज है, बहुत सारा चीज़ है। ये आपके घर का एग्जांपल हो गया, क्लासरूम का एग्जांपल हो गया। अपने सराउंडिंग में देखो, सराउंडिंग में देखो, थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो, बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम पूरा नेट पे, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नेट भी नहीं वर्क करेगा, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपके मोबाइल से नहीं काम करेंगे, आपका रेडियो नहीं काम करेगा, रेलवेज, कहीं भी रेलवेज का सेक्शन देख लो, सारा सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है? सप्लाई देख लो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो आपके यहाँ वाटर सप्लाई होती है पंप से सप्लाई होती है, ठीक है? अपने आसपास कहीं भी देख लो तो हम लोग इतने हद तक डिपेंडेंट हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि अगर किसी बड़े शहर में 4 घंटे 6 घंटे अगर लाइट कट जाती है तो एक तरह से त्राहिमाम बच जाता है ना? कल्पना करो कि इसके बिना अगर रहना पड़े तो लाइफ कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो जैसे अब होता है ना, आप देखो कहने के लिए लोग ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कट गया तो जनरेटर है, ठीक है, बैकअप में बैटरीज है, इन्वर्टर, अरे वो भी तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। आई एम आस्किंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने फंक्शन करना बंद कर दिया ना तो क्या होगा? तो आपके पास ना बैकअप के लिए इन्वर्टर है, ना जनरेटर है, ना पावर सप्लाई है। नतीजा होगा कि सबसे पहले तो म्यूनिसिपल पावर कॉर्पोरेशन से मान लो एक दिन के लिए अगर पावर शट हो गया, पानी की सप्लाई सबसे पहले बंद, कम्युनिकेशन सर्किट्स बंद, ठीक है? तो इसके बिना अगर लाइफ इमेजिन करो ना तो लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। सबसे पहले वाटर सप्लाई बंद, आपका पूरा कम्युनिकेशन बंद, क्योंकि मोबाइल किस पे काम कर रहा है? जाहिर है जहाँ भी आपका बीटीएस है, जहाँ भी टावर्स है, जहाँ भी कनेक्शन है, जहाँ भी एक्सचेंजेस हैं, सब इस पे काम कर रहा है। पूरा रेडियो बंद, पूरा टेलीविजन का प्रसारण बंद, इलेक्ट्रिसिटी का लोकोमोटिव्स यानी इलेक्ट्रिकल इंजन्स जहाँ भी लगे हुए हैं पूरा का पूरा कम्युनिकेशन बंद, ठीक है? और मतलब लाइफ डिजास्ट्रस हो जाएगा। तो इतने हद तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है कि इसके बिना मॉडर्न वर्ल्ड की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो इस वजह से होता क्या है ना कि फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस कॉमन फॉर ऑल रखा जाता है, तो जाहिर है बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रांच वाइज भले ही अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं लेकिन सबका आपस में इंटर रिलेशन है, ठीक है? अभी के समय में क्या है ना कि हम लोग बहुत तरह से बहुत सारी चीजों से इंटर रिलेटेड हैं, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे तुम इमेजिन करो, मैंने इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा कर दी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होगा? तो थर्मल पावर प्लांट में पावर जनरेट होगा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पावर जनरेट होगा। वहां पे देखो अगर थर्मल पावर प्लांट में हम लोग पावर जनरेट करने जाते हैं ना तो वहां भी कैसे इलेक्ट्रिकल से काम चलेगा? नहीं ना, क्योंकि पावर प्लांट जैसे ही हम लोग बनाएंगे सबसे पहले तो जमीन चाहिए होगा, उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन वर्क पे सबसे पहले होगा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, उस पर मशीन्स लगेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद जब मशीन्स का सेटअप होगा उसके साथ आजकल तो हम लोग सारा कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है? तब इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज वहां से स्टार्ट होगा, तब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने की पोजीशन में रहेंगे। तो अभी क्या है कि सारे ब्रांचेस को हम अपनी सुविधा के लिए अलग अलग करते हैं। इंजीनियरिंग एक कॉमन चीज है, इंजीनियरिंग एक कॉमन आर्ट भी है, साइंस भी है, ठीक है? एक तरीका है लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने का।
कहाँ से? तो साइंस और इंजीनियरिंग के लॉज को यूज करके, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग कॉमन चीज है, लेकिन ये इतना वास्ट सिलेबस है कि इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड करके रखते हैं, लेकिन सबका एक दूसरे से इंटर रिलेशन है ना। अकेले किसी ब्रांच की कल्पना की जा सकती है? अभी मैंने एग्जांपल दिया कि चलो हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या पावर जनरेट हम लोग खुद इलेक्ट्रिसिटी के बल पे, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को यूज करके क्या हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए सिविल की जरूरत होगी, ठीक है, मशीन्स लगाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत होगी, कम्युनिकेशंस के लिए कंट्रोल के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। तो सारे ब्रांचेस इंटर रिलेटेड हैं, ये इंपॉर्टेंस है। तो होता क्या है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग इतने हद तक डिपेंडेंट है ना कि इस पेपर को हर एक ब्रांच के लिए पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंस है, और इसी कारण से फर्स्ट ईयर के सिलेबस में रखा जाता है और आप सबको पढ़ाया जाता है कि आप लोग किसी ब्रांच के, ठीक है। तो किसी भी इंजीनियरिंग को करने का होना, जैसे हम मान लो कोई भी स्टूडेंट हो, एमओबी के स्टूडेंट हो, कहाँ काम करोगे? मेनली मॉडर्न ऑफिस में प्रैक्टिस क्या करना होगा, अभी आपने सोचा है? अच्छा, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, आर्किटेक्चरल असिस्टेंसी के स्टूडेंट हो, ओके, क्या काम होगा आपका, क्या करना होगा? आपका मेन करिकुलम क्या सिखाएगा आपको? यस, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डिजाइनिंग। कंस्ट्रक्शन में भी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन में भी दो पार्ट हो जाता है, एक जो ओरिजिनल बेसिक कंस्ट्रक्शन है दैट गोज अंडर सिविल इंजीनियरिंग, और आपका जो डिजाइनिंग पार्ट है ना, ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट और उसके हिसाब से सोफिस्टिकेशन का जो वर्क रहता है, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल डिजाइन, वो आपके यहाँ गया। लेकिन आप भी क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना वर्क कर सकती हो? नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए इस ब्रांच का, इस पेपर का इतना इंपॉर्टेंस है कि चाहे कोई भी आपका ब्रांच हो, आपके सिलेबस में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है और इस वजह से हमने इसको सिलेबस में रखा। और इसमें सिलेबस कितने लोगों ने अभी तक देखा है? ठीक है, सबसे पहले कोई भी कोर्स स्टार्ट करो तो उसके सिलेबस को जरूर देखो, समझने की कोशिश करो, खुद से बहुत कुछ समझ में आ जाता है, खुद से बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे आपके सवाल हैं उसके जवाब आपको खुद से मिलने लगे, ठीक है। तो इस पेपर का सिलेबस भी आप लोगों ने देखा होगा। इस पेपर में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो एक और बहुत बेहतरीन चीज है, साइंस और इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी खासियत होती है। वो खासियत क्या है ना कि अधिकतर केस में, ज्यादातर केस में आपको टर्म्स के नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है। आपके पेपर का ही नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जाहिर है इसमें इलेक्ट्रिकल के भी यूनिट्स होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी यूनिट्स होंगे, ठीक है। जिन लोगों ने सिलेबस गौर से देखा होगा उन लोगों ने देखा होगा कि पहला 3 यूनिट जो है आपका वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है और 4th, 5th एंड 6th जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पेपर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जाहिर है इस पेपर में दो तरह का सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी और इलेक्ट्रिकल भी। और जैसा कि मैंने बताया कि पहला 3 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स का और अंतिम 3 यूनिट इलेक्ट्रिकल का, तो हम लोग पढ़ाएंगे भी वैसे ही, ठीक है। इस पेपर में जो इलेक्ट्रिकल का 3 यूनिट है दैट इज 4, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पहला जो 3 यूनिट है 1, 2 एंड 3 वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है ना कि भले ही 4th से इलेक्ट्रिकल स्टार्ट हुआ है, 4th यूनिट से, लेकिन इलेक्ट्रिकल का पोर्शन पहले पढ़ना जरूरी होता है। क्यों बताइए, कोई कोशिश कीजिए, मेरे क्लास में जवाब देने की कोशिश करना है, ठीक है। भले ही आपको आए या ना आए, आंसर पता हो ना पता हो, लेकिन कोशिश जरूर करो, ठीक है। तो आज से हमेशा ध्यान रखना है, मेरा जो भी क्लास हो उसमें एकदम अटेंटिव रहना है और जवाब देने की कोशिश करना है। गलत हो कोई बात नहीं, गलती करना गलती नहीं है, कोशिश नहीं करना सबसे बड़ी गलती है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करो। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि 4th से जहां से इलेक्ट्रिकल है वहां से स्टार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो कोई भी। कोशिश कीजिए, किसी को ऐसा नहीं पता है? कितने लोगों का कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है? आपके घर में कोई इंजीनियर्स हो आपके रिलेशन में? ओके, और ओके, कभी आप लोगों ने सुना है कि जो भी आपके घर में पहले से इंजीनियर रहे हो आपके रिलेशन में, उन लोगों ने कभी कोर ब्रांचेस की चर्चा की है? बताइए क्या कोर ब्रांचेस क्या होता है? यस, बहुत बढ़िया, व्हाट इज योर नेम? ओके, बहुत बढ़िया। तो होता क्या है ना कि कोर ब्रांचेस, हम लोगों ने कंसेप्ट रखा कोर ब्रांचेस का। कोर ब्रांचेस कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, ठीक है। कोर ब्रांचेस हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं तीनों ब्रांचेस से ना बाकी सारे ब्रांच की उत्पत्ति हुई। व्हाट दैट, यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले यही 3 ब्रांच है
और इन्हीं 3 ब्रांचों से जैसे जैसे आपका स्टडी एडवांस होता गया, जाहिर है हमें बाइफरकेट करने की जरूरत होगी, क्योंकि हमें अपने कोर्स को, अपने अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाना है, ठीक है, अपने सिलेबस को आसान बनाना है। होता क्या, आपने देखा होगा, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते हो तो सारा चीज पढ़ाया जाता है आप लोगों को, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, साइंस भी, सोशल साइंस भी, ठीक है। और सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस को कहीं कहीं सिविक्स भी हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से करके साइंस में आओ तो बायोलॉजी है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में। लेकिन जैसे जैसे आपका जो स्टैंडर्ड है हाई होता चला जाता है, जैसे जैसे आप ऊंचे क्लास में चलते चले जाते हो, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपका सिलेबस रेस्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे आप इंटरमीडिएट में जाओगे, वहां आपको ऑप्शन लेना पड़ता है कि आपको आर्ट्स में जाना है कि साइंस में जाना है। जैसे ही आगे चलकर ग्रेजुएशन में जाओ, वहां जाके और रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। मास्टर्स में जाओ, यानी एमए लेवल के चीजों में जाओ, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग में जाओ, एमटेक में जाओ, या फिर इवन एमए आर्ट्स में अगर जाओ, या मास्टर ऑफ साइंस में जाओ, वहां भी आपका एक सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका स्टडी एडवांस होता चला जा रहा है ना, तो आपका स्कोप लिमिटेड है, आपका टाइम फिक्स है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। जाहिर है उन सारी चीजों को एक साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर एरिया को कन्फाइन करके एक जगह बाइफरकेट करना होगा, एक कोर्स डिजाइन करना होगा, दूसरे को एक जगह बाइफरकेट करके एक कोर्स डिजाइन करना होगा, सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इजी हो सके, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इजी करके हम लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग सिलेबस में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली पढ़ना तो सब कुछ है, ओके। तो कोर ब्रांचेस, यस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोगों का कंसेप्ट ब्रॉड होता चला गया, यहाँ तक जो आज हम लोग पहुंचे हैं ना, आज हमारी इंजीनियरिंग यहाँ पे है, इतने सोफिस्टिकेटेड आइटम्स का हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या हम लोग शुरू से इतनी चीजें जान रहे थे? नहीं ना। ग्रेजुअली हमारा जो साइंस का फील्ड है, इंजीनियरिंग का फील्ड है, उसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट धीरे धीरे होता चला रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक समय था जब लोग आदि मानव की तरह रहा करते थे, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उन्होंने देखा, उन्होंने पत्थर रगड़ के देखा कि हाँ चिंगारी निकलती है, आग जलाना उन लोगों ने सीखा। ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने हथियार का इस्तेमाल, हथियारों को बनाना, पत्थर से तराश के हथियारों को बनाना सीखा। धीरे धीरे मेटल्स की डिस्कवरी होती गई, और ग्रेजुअली बढ़ते आज हम लोग इस पोजिशन में है कि हम लोग मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअली हम लोग यहाँ पहुंचे, और अभी भी साइंस का ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो ही रहा है, नई नई चीजों को हम लोग सीख ही रहे हैं, और नए नए इन्वेंशंस हो ही रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे और एडवांस कोर्स बढ़ता चला गया ना, तो हमें जरूरत पड़ी कि अपने सिलेबस को और भी बाइफरकेट करें, और भी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग को हम लोग लेके चलें। तो उसी से बाकी सारे ब्रांचेस की उत्पत्ति हुई, ठीक है। जैसे सबसे स्टार्टिंग में सिविल इंजीनियरिंग आया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मशीन्स के बारे में सीखा, मशीन्स को बनाना सीखा, मशीन को इस्तेमाल करना सीखा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन हुआ, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों ने जाना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इन्वेंशन हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आगे चल के हम लोगों ने 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डाल दिया। जहां लोअर पोटेंशियल पे वर्क्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में आया, और जहां हायर पोटेंशियल पे वर्क होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के सेक्टर में आया। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल से ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की उत्पत्ति हुई, इलेक्ट्रिकल से ही कंप्यूटर साइंस की भी उत्पत्ति हुई। क्योंकि कंप्यूटर में भी आप देखिएगा, कंप्यूटर साइंस में भी जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स तो इलेक्ट्रिकल हैं। उसके अंदर रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, उसके अंदर आईसीज है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, उसके अंदर वायर्स है, उसके अंदर सर्किट्स है, उसके अंदर फैन लगा हुआ है। तो सारी चीजें तो इलेक्ट्रिकल है उसके अंदर। लेकिन हाँ, उसका स्टडी एक अलग ही लीड कर रहा था, अलग ही क्षेत्र में। हमने उसको अपने सिलेबस को आसान बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए एक नया सिलेबस, एक नया सब्जेक्ट में हमने डिजाइन कर दिया, एक नए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में हमने डिजाइन कर दिया। तो सारे ब्रांचों की उत्पत्ति इन 3 ब्रांचेस से ही हुई है, ठीक है। तो जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिकल पे यहाँ फोकस करके यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा मैंने बताया कि सारे ब्रांचेस की उत्पत्ति कोर ब्रांचेस से हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी के सिलेबस में मेंशन है, जो कि पहले मेंशन है, लेकिन मैंने बताया कि 4th से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको वोल्टेज के बारे में जानना है, करंट के बारे में जानना है, और फिर उसका फर्दर एप्लीकेशन करना है, कैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट का हम एप्लीकेशंस कर सकेंगे। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट को भी समझने के लिए एटलीस्ट बेसिक्स तो जानना होगा। जैसे आप इंग्लिश ही पढ़ना शुरू करते हो, या स्कूल में ही आपकी पढ़ाई होती है, स्कूल में जब क्लास 1 से जब आपकी पढ़ाई शुरू होती है, नर्सरी से पढ़ाई शुरू होती है, तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट सिखाया जाता है, ठीक है। तो बेसिक्स कहाँ से हुआ, अल्फाबेट्स। आपको पता चल गया कि हाँ इंग्लिश में 26 लेटर्स है, इनको कंबाइन करके कुछ वर्ड्स बनाएंगे, कुछ वर्ड से कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, और इस तरह सो ऑन करके आपका पूरा का पूरा स्टडी जो है उस पर डिपेंडेंट होता चला जाता है। यहाँ भी क्या है, जाहिर है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको चार्ज तो पता होना चाहिए,
आपको वोल्टेज तो पता होना चाहिए, आपको करंट तो पता होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिकल पढ़ पाओगे या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ पाओगे या फर्दर सीएस पढ़ पाओगे, कंप्यूटर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो जो बेसिक कांसेप्ट है ना, इसीलिए फोर्थ यूनिट से पढ़ना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ यूनिट के अगर सिलेबस को आप लोग देखो तो क्या है वहां पे ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वहां से आपकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली पोटेंशियल होता है, हम लोग उसका नाम फोर्स करके देते हैं, बताएंगे इन सब का रीजन, जैसे जैसे वहां हम लोग पहुंचेंगे बताएंगे। करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, एनर्जी से वहां शुरुआत होती है। ठीक है, तो जब तक करंट के बारे में आपको पता नहीं होगा, जब तक चार्ज के बारे में पता नहीं होगा, जब तक वोल्टेज के बारे में पता नहीं होगा, डेफिनेटली समझना मुश्किल होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हो चाहे इलेक्ट्रिकल पेपर हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फोर्थ यूनिट से स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि जब आपका बेसिक डेवलप हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल के भी यूनिट समझना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूनिट समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सबसे पहले जो बहुत आसान है, जिन लोगों ने 12th किया होगा उनको तो कुछ पता ही होगा, जिन लोगों ने 10th किया होगा उनको भी पता होगा, सबको एटलीस्ट करंट के बारे में जरूर पता होगा। बताइए, कोई करंट को डिफाइन कीजिए कोई, एनीवन? एक एक करके जिसको बोलना है प्लीज स्टैंड अप एंड से बताइए। Flow of charges in a circuit in per unit time. In a circuit per unit. फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। ओके, कोई और कोई? Flow of electrons is called current. ओके, ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ध्यान में रखना, टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। उसी को दूसरी तरह से बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को दूसरी तरह से बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो। हाँ बोलो। Product of charge into time. देखो ये कहना सही नहीं है, मतलब गलत भी नहीं है डेफिनेशन ये, लेकिन होता क्या है ना कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन को डिफाइन कर दे रहे हो एक तरह से। आपको पता है कि हम लोग लिख देते हैं I is equal to Q upon T। आपने क्या किया, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को Q is equal to IT कर दिया, अब आप इसको डिफाइन कर रही हो। That is not the exact definition. Okay? तो हमेशा ध्यान में रखना, आज से दिमाग में बैठा लो कि हम लोग जिस तरह लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी चीजों को पहुंचाने का, जैसे क्या है, हम जो चीज समझ रहे हैं आप तक कैसे पहुंचा रहे हैं, बोल के ना, अपनी भाषा से ना, या हिंदी बोले या इंग्लिश बोले या दोनों का कॉम्बिनेशन बोले। ठीक है, तो आपके नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने का एक जरिया है लैंग्वेज। हमेशा आज से दिमाग में बैठा लेना, इंजीनियरिंग के 2 लैंग्वेज हम लोग मान के चलते हैं। कौन कौन सा? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमेशा याद रखना, इनके बिना इंजीनियरिंग को समझना और समझाना, अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये जो कांसेप्ट है ना, आपने जो डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, इस मैथमेटिकल इक्वेशन के बेसिस पे ना, तो हमेशा आज से याद रखना, इंजीनियरिंग के 2 लैंग्वेजेस हैं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो इन दोनों को कमांड रखना होगा। ठीक है, और कोई डिफाइन करो। कोशिश करो, यस बोलो। फ्लो ऑफ चार्ज सिर्फ अभी तो मैंने बताया ना कि चार्ज उसका रेट टाइम के रेस्पेक्ट में, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोल दो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल दो। ठीक है, हमेशा टाइम का वहां पे चर्चा होना चाहिए, सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है। गॉट दैट? ओके, एग्री हो सब लोग इस डेफिनेशन से? एग्री हो सब लोग? अब ध्यान रखो कि जब मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखो। मेरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज करंट? मैंने ये थोड़ी पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट या व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आपने सुना है पानी का भी करंट होता है? किसी भी धारा को करंट कहते हैं, ये हमेशा ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने सिर्फ करंट पूछा। फ्लो ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एयर करंट भी होता है, एयर करंट का बकायदा कैलकुलेशन होता है। जो फ्लाइट है ना, जो एविएशन सेक्टर है, जो आपने देखा हुआ एरोप्लेन्स को उड़ते हुए, वहां भी एयर करंट का कैलकुलेशन होता रहता है। वहां भी जो वेदर के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए जाते हैं, जो पायलट्स को कन्वे किए जाते हैं कि कहां पर कौन सा कैसा मौसम है, कहां पे एविएशन के लिए अनुकूल मौसम है या एविएशन के खिलाफ कोई मौसम है, वहां एयर करंट को भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज करंट। हाँ, जब इलेक्ट्रिक करंट पूछें तब आपको आना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्योंकि चार्ज भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन चार्ज अल्टीमेटली बना किससे? इलेक्ट्रॉन से ही बना।
उन्हीं चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो सही डेफिनेशन क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पूछे तो और भी दिखाएंगे आपको और अच्छे से सोफिस्टिकेटेड वे से बताएंगे। ये तो हो गया। अब इसमें चार्ज की चर्चा हो गई ना। करंट को डिफाइन करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या कोई चार्ज को डिफाइन कर सकता है? यस। Charge and internal properties of object due to which produce electric and magnetic field. अच्छा, कहाँ देखी हो, कहाँ सुनी हो ये डेफिनेशन, कहाँ पढ़ी हो? Class 1 to 5 minutes तक क्या? Charge is the internal property of matter by virtue of which it Produce electric field and magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक ठाक है, लेकिन इस डेफिनेशन को बहुत एक्यूरेट हम लोग नहीं कह सकते हैं। बहुत एक्यूरेट इसलिए नहीं कह सकते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए चार्ज को मूव करना होगा। और बोलिए। दोनों और बोलिए। अच्छा और बोलिए, अच्छा फिर से बोलो, हम नहीं सुने ध्यान से, फिर से Charge बोलिए। and internal properties of object due to which produce electric field and magnetic field. ओके, चलो कुछ हद तक ठीक है, बट ये प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन में थोड़ी और सी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। और कोई डिफाइन करो, कोशिश कीजिए कोई। यस बोलो। Charge is the inherent property of the matter. It is a scalar quantity. And प्रॉपर डेफिनेशन, इनहेरेंट प्रॉपर्टी तो है ही, इनहेरेंट प्रॉपर्टी तो मास भी है। किसी भी पार्टिकल, कितना भी छोटा पार्टिकल लेंगे उसमें मास होगा, ठीक है, वो भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन वो प्रॉपर्टी करता क्या है, बस इसी को तो डिफाइन करना है। जैसे मास को डिफाइन करो, कोई मास को डिफाइन कर सकता है? अब शुरुआत वैसे ही करो, एकदम सही था, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मास भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसी भी पार्टिकल का। तो एक लाइन तो तुम्हारा बन गया कि मास इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। बस अब उसके आगे वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी की विशेषता बता दो, आपका डेफिनेशन बन जाए। डेफिनेशन बनाना बहुत आसान होता है। ये तो पता चल गया कि प्रॉपर्टी है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब जो नैसर्गिक रूप से हो, जो प्राकृतिक रूप से हो किसी चीज में। कोई भी कितना भी छोटा पार्टिकल उठाएंगे मास जरूर होगा उसमें, क्योंकि वो पार्टिकल डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि वो पार्टिकल किससे बना है, मॉलिक्यूल्स से बना है। मॉलिक्यूल्स किससे बना है, एटम्स से बना है, और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में, और ऑर्बिट्स का कंसेप्ट भी पुराना हो गया, अलग अलग शेल्स में और सबसेल्स में यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो इलेक्ट्रॉन तो टू डायमेंशनल रहा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो डुअल नेचर का है, डुअल प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। कौन सा? तो पार्टिकल प्रॉपर्टी भी और वेव प्रॉपर्टी भी। गॉट दैट? तो ये बहुत बेहतरीन चीज है, ग्रेजुअली हम लोग सीखेंगे, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो कॉमन है वो यहाँ भी चर्चा होंगी, ठीक है। तो देखो मास को डिफाइन करना बहुत आसान है, पहला लाइन आपने बना लिया, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, ठीक है। अब बस उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दो, तो बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, उसके उस मतलब जिसके प्रभाव से, तो देखो उसकी प्रॉपर्टी पे जाओ, करता क्या है। तो जैसे मान लो एक पार्टिकल ले लिए, एक और पार्टिकल है, या चलो इस पार्टिकल को हटा दो, एक ही पार्टिकल लिए, ठीक है, इसका कुछ भी मास होगा m। अगर यहां रख रहे हैं, मान लो ये बोर्ड पे बनाया मैंने, सपोज दैट यहां मैंने इसको रखा, उसी को हम दिखा रहे हैं बोर्ड पे, ये मान लो आपका ग्राउंड लेवल है, इतना करता है नहीं है। अच्छा चलो ऐसे ही समझो जब तक ये आएगा लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ मान लो आपका डेटम है, ग्राउंड लेवल है, ये सरफेस है आपका, यहाँ पे मास m है। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे ना, इस मास की वजह से क्या होगा, इस पे, इस मास की वजह से यहाँ रख रहे हैं, मतलब यहाँ हम लोग कहाँ है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ना। कौन सा ग्रेविटेशनल फील्ड? अर्थ का क्रिएट किया हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे किसी पार्टिकल को रख रहे हैं जिसका मास m है, तो डेफिनेटली अब क्या होगा, mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इसको अगर किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम ले जाते हैं तो ये पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हो गया डेफिनेशन, एक आसान डेफिनेशन बन गया। सबसे पहले उसने जो कहा एकदम सही कहा कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की,
नैसर्गिक प्रॉपर्टी, कितना भी छोटा पार्टिकल उठाओ, जाहिर है वो मॉलिक्यूल से बना, एटम से बना, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का भी मास है, प्रोटॉन्स का भी मास है, न्यूट्रॉन्स का भी मास होगा, ठीक है। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसके वजह से अगर इसको हम किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन कर लो इस तरह का, जैसे पहले लिए थे ऑब्जेक्ट, एक और सिमिलर या कुछ और हो, मान लो सेम नहीं हो, मान लो कुछ और मास हो, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन बना लो। दूसरा डेफिनेशन क्या बनाया है, यहां भी क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मास इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, यानी जिसके प्रभाव से वो क्या कर रहा है, किसी और सिमिलर मास के नजदीक या किसी और सिमिलर पार्टिकल के नजदीक हम ला रहे हैं, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा ना। ये अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इसका मास m है, इसका ये है, और जो बीच का डिस्टेंस होगा r, इसका ये r² यहां पे चला जाएगा, जो आपका बीच का डिस्टेंस है, ये तो निकालते हैं हम लोग। तो एक डेफिनेशन और हो गया कि ठीक है कि मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जिसके प्रभाव से अगर कोई सिमिलर मास के आसपास उसको हम लाते हैं तो वहां एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये पार्टिकल, ठीक है। उसी में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, बहुत आसान है डेफिनेशन बनाना कि मास इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन kept near to another particle, another similar particle having some different mass या having some same mass। different same भी हटा दो, सिर्फ mass कर दो, ठीक है। तो किसी और पार्टिकल के पास लाएंगे, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी है। इस तरह से चार्ज को भी हम लोग बना सकते हैं। चार्ज का डेफिनेशन, मास का डेफिनेशन के बेसिस पे चार्ज का डेफिनेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहां भी वही प्रॉपर्टीज को यूज करो। कोई एक पार्टिकल ले गए, इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर और पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन मूव्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि व्हेन केप्ट नियर टू अनदर चार्ज पार्टिकल, मतलब इस मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज, ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टी है, ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसके प्रभाव से किसी और चार्ज के हम नजदीक ले जाएंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको ले जाएंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, डेफिनेशन इजी है डिफाइन करना, ठीक है। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। निकाल लीजिए, कॉपीज निकाल लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो मेन टॉपिक दे दीजिए आपका जो सब्जेक्ट है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब देखो इंजीनियरिंग का बात आ रहा है, आप लोग का एडमिशन हुआ है इंजीनियरिंग में, है ना, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ओके, किसी को पता है इंजीनियरिंग है क्या? कम से कम इतना तो जान लो। पता चलता है कि लोग पास आउट हो जाते हैं, डिप्लोमा हाथ में है, बीटेक भी पास आउट हो गए, इंजीनियरिंग की डिग्री है हाथ में, लेकिन कह लो अगर डिफाइन करने के लिए व्हाट इज इंजीनियरिंग, जॉब इंटरव्यूज में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग इंजीनियरिंग करने आए हो यहाँ पे, यहाँ से डिप्लोमा जब आपको मिलेगा, जॉब में जाओगे तो आपका पोस्ट क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या होगा, जूनियर इंजीनियर होगा ना। तो जूनियर इंजीनियर बन जाओ और इंजीनियरिंग का डेफिनेशन नहीं पता हो, फिर लेकिन जानना चाहिए ना। क्या है बताइए, कोशिश तो करो। एक लाइन यूज की मैंने शुरू में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस है आपके आसपास, रिसोर्सेस का ही हम लोग यूज करते हैं ना, यही एक रिसोर्स है। लिख रहे हैं वो भी एक रिसोर्स है, चौक वाले बोर्ड से लिखते हैं वो भी रिसोर्स है। जो भी चीज आपके काम करने के लिए इस्तेमाल में हम लोग ला रहे हैं, जो आपके आसपास अवेलेबल है, ठीक है। स्कूल टाइम में रिसोर्सेस लगता है ना, मिनरल रिसोर्सेस जो है ना अर्थ के अंदर, वही रिसोर्सेस है। फिर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस क्यों बोलते हैं? स्टार्टिंग में एक लाइन बोले थे ना कि इंजीनियरिंग में जब हम लोग आएंगे ना तो हमारे रिसोर्सेस 4 ही रह जाएंगे, ये 4M, ये 4M। कौन कौन सा? मेन मतलब मैन पावर, मनी, मटेरियल्स एंड मशीन्स। इंजीनियरिंग में यही 4 रिसोर्सेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे देखो तो रिसोर्स का कैटेगराइजेशन हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं ना। यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो भी लोग क्लासिफिकेशन बहुत तरह से किया जा सकता है। बोला जा सकता है कि आप लोग ग्रुप बी के स्टूडेंट हो, उसका आपका ब्रांच वाइज क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। आप किस शहर से बिलोंग करती हो उस पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। किसका कितना मार्क्स रहा, उस मार्क्स स्लॉट के हिसाब से बहुत तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज भी बहुत तरह का है। स्कूल लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा मिनरल रिसोर्सेज,
ठीक है। और भी बहुत तरह का रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज में आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो हमारे आसपास है, कोई भी चीज हम लोग करते हैं ना उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। इंजीनियरिंग क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला उसका एक हिस्सा हुआ लाइन का, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम? व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम? एनीवन? What is the dictionary meaning of optimum? सोचो, जैसे आप लोग चेयर से बैठी हो ना, कुछ क्लास में आपने देखा होगा बेंच डेस्क है ना? मान लो जो भी आपका बेंच डेस्क है और उसके साथ लगा हुआ बेंच है। अगर इसमें बहुत आराम से हम बैठाएं ना, तो मान लो 3 स्टूडेंट्स को बैठा दिए बराबर दूरी पे, ठीक है, आराम से, किसी को परेशानी नहीं होगी। ये 2 किताब भी खोल ले, 2 कॉपी भी खोल ले, सब कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। चाहे तो हम 4 भी बैठा सकते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन बैठ जाएगी, लेकिन दिक्कत तो होगी ना। मान लो अचानक से सर बोल दे कि कॉपी में लिखो, तब तक सर बोल दे कि ये बुक भी सब लोग निकाल लो, परेशानी होगी ना, ठीक है। तो इसमें देखो तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। एक, जो हमने इसकी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से 3 स्टूडेंट्स को हमने बैठाया, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। एक, जब उसी में 4 स्टूडेंट्स को बैठा रहे थे, थोड़ी परेशानी हो रही थी, और एक को बैठा दिया इधर, एक को बैठा दिया इधर। बेहतर कौन सा होना चाहिए सोचिए तो आप लोग आपके हिसाब से? ओके, 3 किस, कुछ लोगों का 2 भी आ रहा है जवाब। कितने लोगों का जवाब है 2? रेज योर हैंड्स। ओके, 2 जवाब देने वाले भी 2 लोग हो, अनेक ज्यादा हो गए, चलो 4। ओके, बाकी लोगों का जवाब 4 वाला में, चलो कम से कम इतना तो अंडरस्टैंडिंग है कि 4 वाला में कोई नहीं तैयार है। आपको नहीं बैठाना है इसलिए आपकी परेशानी नहीं होगी, लेकिन 4 वाले के लिए कोई नहीं तैयार है। चलो कम से कम इतना तो सही है, एक्यूरेट है कि 4 के लिए तो कोई नहीं तैयार है, यानी ये तो गलत लग रहा है सबको। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। अब देखो आपके पास जो जगह है ना, उसका बेहतर इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं क्या? जगह बर्बाद हो रही है ना, बैठा सकते थे लेकिन नहीं बैठा पा रहे, बर्बाद हो रही है जगह ना। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहेंगे? नहीं, हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आगे चलते जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, खैर यहाँ तो हो ही नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जैसे ही एडवांस पेपर्स में जाएंगे उनको पता चलेगा कि हम लोग पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि थर्मल पावर प्लांट है, आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट अपने यहाँ बाढ़ में है। अब देखो उस थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी अगर 200 मेगावाट है, मतलब 200 मेगावाट तक का पावर हम जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करें सिर्फ 50 मेगावाट, तो बर्बादी है ना, हमारे संसाधन की बर्बादी है ना। उसी टाइम में एनर्जी देके हम इतना पावर जनरेट कर सकते थे, इतनी क्षमता हमने विकसित की, और सिर्फ इतना कर पाए, तो बर्बादी रिसोर्सेज की देख लो तो कौन है। ओके, तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर 50 मेगावाट हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो नहीं ना, क्योंकि हमारी जितनी क्षमता है उतना हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? नहीं कर पाएंगे, लॉसेस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना फायदा नहीं होगा ज्यादा जनरेट करके, उससे ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक मिड वे है, लाइफ इज ए पैराबोला, है ना। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग धीरे धीरे चाइल्ड से हम लोग बढ़ते बढ़ते एक पीक पे पहुंचते हैं, जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, जहां पे आपका पावर मैक्सिमम होता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर ये ढलने लगता है, ये पीक, ठीक है। इधर भी हम नीचे हैं, इधर भी नीचे हैं, टॉप पे हम लोग कहाँ हैं? तो यहाँ पे हैं, ठीक है। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यहाँ पे क्या था? कम करते तो भी बेहतर नहीं था, कैपेसिटी से ज्यादा करते तो भी बेहतर नहीं था, क्योंकि होता क्या है, अल्टीमेट बैठ तो जाते सारे स्टूडेंट, लेकिन परेशानी सबको होती, सबका ध्यान भटकता, शायद कोई भी अच्छे से सीख नहीं पाती। लेकिन अगर ढंग से सिखाना है, ढंग से पढ़ाना है, हमें ये बेटर मोड लेके चलना है, यानी कहीं ना कहीं इस तरह से पैराबोला के पीक पे हमें पहुंचना है। यहाँ भी क्या है, इससे ज्यादा जनरेट करने की कोशिश करते तो आपका लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता, नतीजा होता है जनरेट करके जितना फायदा नहीं मिल रहा है उतना आपका लॉसेस में बर्बाद हो जाता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन समझ में आएगा? ऑप्टिमम का मतलब यानी बेस्ट पॉसिबल वे से चीजों को हम इस्तेमाल कर सके। तो इंजीनियरिंग इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कैसे करते हैं? तो जाहिर है साइंस के लॉज को इस्तेमाल करके करते हैं। इंजीनियरिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, इसीलिए साइंस जो आपको पढ़ाया जा रहा है सबके साथ अप्लाइड लगा हुआ है। आपने देखा है आपके सिलेबस में, आपने पहले भी साइंस पढ़ा होगा, आपने पहले भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, पहले फिजिक्स पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ सबके साथ अप्लाइड लगा हुआ है।
क्योंकि जो नियम हम लोग पढ़ते हैं ना, जो चीजें हम लोग सीखते हैं, जो फेनोमेनन हम लोग सीखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन है उनका, ठीक है। तो जाहिर है इंजीनियरिंग क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग द लॉज ऑफ साइंस, द रूल्स ऑफ साइंस, द फेनोमेनन ऑफ साइंस, ठीक है। तो साइंस के नियमों को इस्तेमाल करके संसाधनों का ऑप्टिमम, बेहतर पॉसिबल इस्तेमाल अगर हम कर पाए तो वो इंजीनियरिंग है। और ये सब चीजें करते किस लिए हैं, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, साइंस के लॉ को क्यों लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी मानवता को बेहतर बनाने के लिए, अपनी चीजों को आसान करने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, यही तो करते हैं ना। इंजीनियरिंग करने का मकसद क्या है, आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं ना इस पोजीशन पे कि यहाँ से लाइट, यहाँ से स्विच दबाओ लाइट ऑन हो जाएगा, आपका एसी ऑन हो जाएगा, यहाँ से इस तरह के बोर्ड पे हम लिख पा रहे हैं, आपके घर में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, आपके चीजों को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है आपके घर में, टीवी से हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मोबाइल से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी तस्वीरों को भेज पा रहे हैं, अपने वीडियोस को हम लोग देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुआ, इंजीनियरिंग की वजह से पॉसिबल हुआ ना। तो कहीं ना कहीं हमारी बेहतरी हुई ना। एक समय लोगों को मीलों मील चलना पड़ता था पैदल, जब आदि मानव की तरह लोग रहते थे। आज क्या है, आज व्हीकल्स है हमारे पास, एयर वे से हम लोग मूव कर सकते हैं, ट्रेन से मूव कर सकते हैं, मिनटों में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। क्या हो रहा है, आपकी टाइम बच रही है, आपकी एनर्जी बच रही है ना। यहाँ से आपको पैदल स्टेशन जाने के लिए कह रही है तो शायद 4 घंटे लग जाए, और लास्ट में फिर आप वहां पहुंच तो जाओगे, लेकिन फिर किसी दूसरे काम को करने की पोजीशन में नहीं रहोगे, इतनी थकान हो जाएगी आपको। लेकिन अभी क्या है, हम लोग बाइक उठाए, कार उठाए, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में हम वहां पहुंच गए। आपके टाइम की भी बचत हुई, आपकी एनर्जी की भी बचत हुई, यानी कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग। तो इंजीनियरिंग क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग द टेक्निक्स एंड लॉज ऑफ साइंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, फॉर इंप्रूविंग आवर लाइफस्टाइल। गॉट डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग डेफिनेशन लेके चल सकते हैं इंजीनियरिंग। ओके, तो आपका टॉपिक हो गया फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। सब टॉपिक दे दीजिए बेसिक्स, टॉपिक्स को हमेशा अंडरलाइन करो। अब से अच्छे से लिखना सीखिए। जो आपका मेन टॉपिक है वो आपका सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अंडरलाइन कीजिए। उसके अंदर एक सब टॉपिक लीजिए बेसिक्स, उसको भी अंडरलाइन कीजिए। बेसिक्स, ठीक है। अब उसके नीचे आइए, पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस से आपको दिखता होगा ना कि सबसे पहले 4th यूनिट में क्या है, ईएमएफ, फिर है करंट, फिर है पोटेंशियल डिफरेंस, पावर एंड एनर्जी। लेकिन सबसे पहले एनर्जी को समझना होता है ना, क्योंकि जो भी चीज कर रहे हैं ना, जो भी चीज कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी से। तो अब उसके अंदर एक और सब टॉपिक लीजिए, वर्क एंड एनर्जी। बहुत लोगों ने फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी को पढ़ा होगा पहले से। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। अब बता दीजिए एनर्जी का डेफिनेशन अभी भी बोले हैं, इज द कैपेसिटी टू वर्क। लिख लीजिए इसको, एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए वर्क एंड एनर्जी के अंदर में। अब फिर एनर्जी लिखिए, एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है एनर्जी का, सबको पता है, जो लिख लीजिए द एसआई यूनिट। एसआई क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। और लेकिन अब सोचो तो बोलते हैं लोग है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और लिखते हैं एसआई। हाँ, क्यों ऐसा करते हैं, हर चीज का लॉजिक होना चाहिए ना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इंजीनियरिंग में जो भी करते हैं ना सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर लॉजिक है, बिना कारण के यहाँ कुछ नहीं करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और लिखते हैं एसआई। ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन में यूज होता था ले सिस्टम में इंटरनेशनल डे यूनिट्स, ठीक है।